नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी विषय की प्रतियोगी परीक्षाओं की। इसी क्रम में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हिंदी गद्य का विकास। अब तक की कक्षाओं में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को पूरा कर लिया है इस वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक के माध्यम से। अब हम हिंदी गद्य के विकास को प्रारंभ करने जा रहे हैं कि आदिकाल से लेकर और वर्तमान आधुनिक काल के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं हैं जो गद्य में लिखी गईं। इसके अंतर्गत हम हिंदी गद्य के विकास में कहानी की विकास यात्रा, नाटक की विकास यात्रा, उपन्यास और निबंधों को देखेंगे कि कौन से काल में कौन से लेखकों के निबंध प्रसिद्ध हुए, कौन सी रचनाएं उनकी पुरस्कृत हुई, क्या उस काल की प्रवृत्तियां रहीं और उन उपन्यासों की संक्षिप्त में विषय वस्तु क्या रही। उपन्यास हो, नाटक हो, यानी जितनी भी आपकी गद्य विधाएं हैं। वर्तमान में जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी लेखन, इन सभी गद्य विधाओं का अध्ययन हम इस हिंदी गद्य का विकास टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आदिकाल में देखते हैं, सर्वप्रथम उद्योतन सूरि ने 778 में कुवलयमाला नामक एक गद्य कृति की रचना की। यदि कोई पूछे कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम गद्य किसने लिखा था, तो 778 में उद्योतन सूरि ने कुवलयमाला नामक ग्रंथ लिखा था। अब तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा है आधुनिक काल तक, वहाँ तक हमने पद्य भाग पढ़ा है, यानी कविता की विकास यात्रा हमने पढ़ी है। हिंदी गद्य का विकास ही आधुनिक काल में भारतेंदु युग के अंतर्गत प्रारंभ हुआ है। उससे पूर्व रीति काल तक पद्य अर्थात काव्य, कविता की प्रधानता हमारे साहित्य में रही है। ऐसा नहीं है कि गद्य बिल्कुल नहीं लिखा गया, लेकिन बहुत कम लिखा गया, ना के बराबर लिखा गया। अधिकतर गद्य विधाओं का विकास भारतेंदु काल के अंतर्गत हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउलवेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। राउलवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउलवेल एक शिलांकित कृति है। इसमें मैं जो आपको बता रही हूँ सभी मुख्य है, क्योंकि ये जो वन लाइनर के रूप में पॉइंट बना के लगे हुए हैं, ये सभी पुराने पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं। पुराने पेपर से तात्पर्य नेट परीक्षा के पुराने पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर के पुराने पेपर, पीजीटी स्कूल व्याख्याता जिसे आप कहते हैं, उसके पुराने पेपर में से ही ये पॉइंट बना के इस पुस्तक में लिखे गए हुए हैं। किसी भी तरीके से लिखे हैं, लेकिन चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, उसमें पुराने पेपर जब आप देखेंगे तो आपको ये सब वहाँ पर मिलेंगे। हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउलवेल से माना जाता है। राउलवेल में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी प्रधान है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। गद्य कृति है कुवलयमाला, पर हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा माना? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये व्याकरणिक ग्रंथ है एक। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरणिक ग्रंथ है। यदि आपने कभी भी पुराने पेपर देखे तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि उक्ति व्यक्ति क्या है, तो उक्ति व्यक्ति एक व्याकरणिक रचना है। किसकी? पंडित दामोदर शर्मा की। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके पुराने पेपर पूरे के पूरे आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेट के कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान से कर रहे हो, यूपी से कर रहे हो, सभी की सभी पुराने पेपर, नवोदय की कर रहे हो या किसी के भी पुराने पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास हम रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के माध्यम से, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास भी हम पढ़ चुके हैं। बस उन्हीं तथ्यों का हम रिवीजन कर रहे हैं। उन्हीं तथ्यों, उस पूरी पुस्तक का ये कह लीजिए कि जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं जिस टॉपिक को, उसको संक्षिप्त में इसके माध्यम से हम अपना मूल्यांकन कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाकी ये बहुत व्याख्या सहित मैं आपको समझा चुकी हूँ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद्र ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है।
इसके अलावा वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आधुनिक काल या 19वीं शती के पूर्व, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी, यानी वही भारतेंदु का युग आ गया, वहीं से प्रारंभ होता है। वस्तुतः, वस्तुतः का मतलब बहुत कम पहले भी इक्का दुक्का मिलती है, पर पूर्णतया आधुनिक काल या 19वीं शती के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे: राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा का गद्य और खड़ी बोली का गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य सर्वाधिक प्राचीनतम माना गया है। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी गद्य की रचनाएं और लेखक कौन कौन से उनको देखेंगे। धनपाल कथा 14वीं शती में लिखा गया। तत्व विचार 14वीं शती में लिखा गया। इनके राइटर कौन है ये इसमें नहीं दिया है। पृथ्वी चंद्र चरित्र या वाग विलास माणिक्य चंद्र सूरी का है। पंचाख्यान 1847 में लिखा गया, ये फतेहराम बैरागी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संबत 1343 ईस्वी से माना है। रामचंद्र शुक्ल को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है प्रत्येक पुस्तक में। मैंने आपसे कहा है कि हिंदी साहित्य की रामचरितमानस है आपका रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, अभी तक नहीं पढ़ी हो प्लेलिस्ट में लगी हुई है, पूरी पुस्तक पढ़ लीजिएगा। साथ में उसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको करवाए हैं, हाईलाइट करवा दिया है कि ये पूछे जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासों में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंजन है। विट्ठलनाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक है। 84 वैष्णवों की वार्ता, 200 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ की रचनाकार विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ माने जाते हैं। इन ग्रंथों में वैष्णव भक्त और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। नाभादास ने संवत 1960 के आसपास अष्टायाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। तो अष्टायाम पुस्तक बहुत सारे लोगों ने लिखी है, लेकिन नाभादास का अष्टायाम फेमस है, ये आपको याद रखना है। वैसे इस तरीके के कंफ्यूज करने वाले प्रश्न नहीं डालता कि आप, लेकिन इसको पूछा बहुत तरीके से जाता है। पुराने पेपर में आप देखेंगे तो जो अष्टायाम पूछी जाती है वो नाभादास वाली पूछी जाती है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित बैकुंठमणि शुक्ल ने संवत 1680 के आसपास ब्रजभाषा में अघन मातम्य तथा वैशाख मातम्य नामक पुस्तक लिखी। इनको पूजा पाठ की धार्मिक पुस्तकें आप कह सकते हैं। सूरती मिश्र ने संवत 1767 में बेताल पचीसी नामक पुस्तक की रचना की। बेताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास की रचना से कथा लेकर की गई है। बेताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बेताल पचीसी 1801 ईस्वी नाम से किया। संवत 1852 में लाला हीरा लाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की है। दनकौर के निवासी प्रियादास ने सन 1789 ईस्वी में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा। ये राधा वल्लभीय संप्रदाय से संबंधित थे। लल्लू लाल ने राजनीति 1802 और माधव विलास 1817 नामक ब्रजभाषा गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ की रचना की। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। माणिकलाल ओझा ने 1828 में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा में रचना की है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी
हिंदवी, दक्खनी, दहलवी, जवान हिंदुस्तानी आदि नामों से पुकारा है। दक्खनी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणी, खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने इस भाषा से काम चलाया है, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जवान हिंदुस्तानी कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। दक्खनी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नेवाज गेसूदराज को माना जाता है। ये नाम आपको याद रखना है। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ये नेवाज गेसूदराज, ये इसको पूरा नहीं हो तो बस ये गेसूदराज ये पूछा हुआ है कहीं पे, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक, आप में से अभी तक वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि आप हिंदी की पूरी पुस्तकें निःशुल्क सुनने पढ़ने के लिए, जो गद्य रचनाएं हैं आपकी लगी हुई हैं, निबंध हैं, कहानियाँ हैं, बहुत सी पूरी पुस्तकें हैं, उपन्यास लगे हुए हैं आरपीएससी के सिलेबस में या नेट परीक्षा में, या जैसा मैंने कहा आप भारत के किसी भी राज्य से बीए एमए से लेके किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वह सभी पुस्तकें आपको इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला। आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा हिंदी बुकशाला, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आप वहां जाकर उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट चेक करिए और आपकी जो भी रचना सिलेबस में निर्धारित है वह आपको निश्चित तौर पर वहां मिल जाएगी। चाहे उपन्यास हो, नाटक हो, पूरा मैंने उसको पढ़ाया है। चैनल का सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा उसको ये है कि आपको उसमें अतिरिक्त समय नहीं देना है बुक पढ़ने में या तैयारी करने में। बस अपने काम करते रहिए, फ़ोन ऑन करिए, चलते फिरते उन कथाओं को, उन उपन्यासों को पूरा आप पढ़ सकते हैं। आपका टाइम भी सेव होगा, इधर उधर आपका मन भी नहीं भटकेगा। और दूसरा, आप रचना को पूरा जब पढ़ते हैं तो किसी भी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा आप उसमें 2 बार सुनेंगे। भाई जिसको बुक लेके पढ़ना है उसको अतिरिक्त समय लगेगा, लेकिन आप उनको 1 से 2 बार पेपर से पहले पढ़ लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत होने का अर्थ ही नहीं रह जाता, होगा ही नहीं गलत। तो उस चैनल को भी आप करिएगा ज़रूर सब्सक्राइब। इसी पर मैं बुक्स पढ़ाती थी, लेकिन उससे आपकी तैयारी में व्यवधान आता था, इसीलिए उसको अलग मैंने बना दिया। तो हिंदी बुकशाला को भी आप ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अन्य कृतियाँ हैं शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाल सोहबरा या 12 मासा। मिराजुल आशिकीन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है। मुल्ला वजही ने सन 1935 में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की। इसे हाईलाइट कीजिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, मुल्ला वजही का सबरस पूछा जाता है। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। दक्खनी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य की रचना मुहम्मद अली कुतुब शाह ने की। हुसैन अली खान ने सन 1838 में 4 दरवेश का फारसी से दक्कनी में अनुवाद किया। 4 दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया था। आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। यूपी पीजीटी में और नेट परीक्षा में ये वाला ग्रंथ बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, कौन सा? गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा। क्यों पूछा जाता है? इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि शुक्ल कहते हैं कि खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ अकबर के समय में रचा गया चंद छंद वर्णन की महिमा है, और जो शुक्ल ने कह दिया वो सर्वाधिक प्रमाण है। आपके पेपर में यदि साहित्य संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो जो शुक्ल की पुस्तक में लिखा गया है उसको प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि शुक्ल गद्य लेखक, शुक्ल इतिहास लेखक हैं। बाकी जो पुस्तकें हैं उनमें से बहुत ही कम है। जैसे नगेंद्र की पुस्तक है तो नगेंद्र ने उसको संपादित किया है, वो पुस्तक लिखी नहीं है। ठीक, आगे बढ़िए। किसी ने प्रश्न पूछा था, ये उसका उत्तर है। गुरुमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोडी मिहिर नवाजू हरिजी दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की। सोडी मिहिरवानु ने सचुसंड पोथी लिखकर गुरुवाणी की व्याख्या प्रस्तुत की है। सोडी मिहिरवानु के पुत्र हरिजी ने 3 पुस्तकों की रचना की है। सुषमनी, सहस्रानाम, परमारथ,
गोसट, गुरु मिहिर वानु तथा पोथी हरिजी। दयालु अनेमी की प्रमुख रचनाएं हैं अवगत, उल्लास, अष्टावर्ग भाषा, गीता भाषा आदि। जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल, प्रवृत्ति विद्वान, आधुनिक साहित्य खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम गिलक्रास्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र द्वारा बताते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे, यहाँ जैसा मैंने आपसे कहा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। कैसे रखता है कि सन 1800 में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। 1818 में अर्थात 1661 में पंडित दौलत राम ने हरिशनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया। शुक्ल ने विक्रम संवत 1798 और ईस्वी की बात करें तो 1741 में रचित भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। देखिए, चीज़ों को जब 1 से 2 बार पढ़ोगे ना आप तब समझ में आएगा। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो उसका पहला जो वीडियो होता है थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि उसमें हम भूमिका पढ़ रहे होते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे होते हैं। किसने कौन सा उपन्यास लिखा, ये सब आपको सब जगह मिल जाएगा। और मेरे पढ़ाने से पूर्व भी, जैसे आप लोग कहते हैं मैडम उसे पढ़ा दीजिए, तो आपके पास बहुत सारे नोट्स होंगे। कोई भी गाइड आप उठाओगे हिंदी की, उसमें वो सब दिया होगा। लेकिन इतना सब से यदि सिलेक्शन हो रहा होता तो अब तक हम परेशान क्यों हो रहे? क्यों? क्योंकि हमारी नींव कमज़ोर है। कहीं ना कहीं हमें अवधारणात्मक जानकारी तो है नहीं, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है नहीं, और हम क्या कर रहे हैं, हम केवल तथ्यों को रट रहे हैं। कौन सा उपन्यास किसने लिखा, और जो छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं उनको हम मिस कर देते हैं, तो वो अभी छोड़ने नहीं है। भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। किसने स्वीकार किया है? शुक्ल ने स्वीकार किया है। मैं बार बार कह रही हूँ, शुक्ल को पढ़िए। अब यदि आपका पेपर बहुत पास है तो मैं नहीं कहूँगी कि 10-5 दिन बाद ही आपका पेपर और आप पढ़े, थोड़ा भी समय है, शुक्ल को पढ़िए। शुक्ल एक बार में समझ में नहीं आएंगे यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। सरल इतिहास पढ़िए, उसके बाद शुक्ल को पढ़िए नहीं, सुनिए आप। ठीक है, अपना समय नहीं दीजिए, जब अच्छे से समझ में आ जाए तब फिर पढ़िएगा और उनको समझने की प्रयास कीजिए। यदि शुक्ल को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो टीजीटी, पीजीटी, कॉलेज लेक्चरर, कोई भी परीक्षा आपके सामने आए आपको सब सरल लगेगा। आप एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, तो आधार अपना शुक्ल को बनाइए, क्योंकि जब आधार मजबूत होता है तो बिल्डिंग अपने आप बहुत मजबूत हो जाती है। आगे बढ़ते, भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर की है। तो नाम से देख लीजिएगा, सदा सुखलाल, सुख सागर। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए हैं, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद इंशाअल्लाह खां और लल्लू लाल तथा सदल मिश्र। अब ये चारों पूछे जाते हैं, चारों की प्रमुख रचनाएं आपसे पूछी जाएंगी, याद करनी है। मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है, रस्मो रिवाज भाका का दुनिया से उठ गया है। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर एवं मुंतखबुत वारीख है। इंशाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में की है। और जब भी हिंदी की प्रथम कहानी का विवाद छिड़ता है तो इंशाअल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी का नाम उसमें लिया जाता है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित्र नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये उदयभान चरित्र आपको याद रखना है, पूछा हुआ प्रश्न है। अब ये जितनी भी लाइनें हैं इन चारों विद्वानों की रचनाएं आपको याद करनी है। ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगी। मैं नए विद्यार्थियों के लिए इतना बोलती हूँ, जो पुराने विद्यार्थी हैं, जो सालों से तैयारी कर रहे हैं या 1-2 नंबर से रह जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैडम बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें बता रही हैं। भाई आप पुराने हो तो क्या हुआ, आपको बहुत सारा अनुभव है, लेकिन नए विद्यार्थियों को इतनी पुस्तक को देख के, इतनी सारी पुस्तकों को देख के डर लगता है, तो उन्हें बताना ज़रूरी है कि अगर आप छोड़ना चाहें तो ये छोड़ सकते हैं और ये नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दिमाग सब कुछ तो याद नहीं रखेगा। इसलिए जो नहीं छोड़ सकते वो मैं हाईलाइट करवा देती हूँ। बाकी आपकी अपनी कैपेसिटी, आप कितना याद रख पाते हो।
लेकिन जो याद जरूर रखना है वो मैं बता दे रही हूँ। रानी केतकी की कहानी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य विकास में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात हुआ। ठीक है, रानी केतकी की कहानी से, ये रानी केतकी की कहानी नहीं है, सॉरी, रानी केतकी की कहानी ये उपन्यास है। शायद मैं जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, अभी थोड़ा सा मैं आपको, अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपको कमेंट कर दूंगी। वैसे ये उपन्यास है, रानी केतकी की कहानी उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा वो उपन्यास है, और रानी केतकी की कहानी ये कहानी ही है शायद, मैं इसको चेक करके बताती हूँ। इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा नीति की घोषणा की कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छुट और न किसी बोली का मेल है ना पुट। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। हाँ, ये कहानी ही है, पता नहीं क्या है, इसको मैं बताऊंगी। पता नहीं से मतलब कई बार चीज़ें क्लियर नहीं होती। जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, वो आत्मकथा ना होकर उपन्यास है, वैसा ही इससे संबंधित भी मैंने कहीं किसी बुक में कुछ पढ़ा है। अब क्योंकि रानी केतकी की कहानी पुस्तक मैंने नहीं पढ़ी है तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा याद है कि मैंने ज़रूर इसके बारे में पढ़ा है। चलिए मैं अभी आपको चेक करके बता देती हूँ। इंशाअल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्सा गोई शैली और मुहावरेदार और चलती है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। ठीक है, गद्य कथा है, अर्थात ये कहानी ही है, पूर्णतः कहानी नहीं है, ये थोड़ी सी अलग है, लेकिन फिर भी आप इसे लिखित प्रथम गद्य कथा मान सकते हैं। इंशा ने अपनी भाषा को 3 प्रकारों के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की। बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की, गंवारी अर्थात ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि। ये क्या, अवधी को तो ये गंवारी भाषा मानते हैं। भाकापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। लल्लूलाल ने 11 पुस्तकों की रचना की है। सिंहासन 32, बैताल 25, शकुंतला नाटक, माधो नल, राजनीति, प्रेम सागर, ये लल्लूलाल के ग्रंथ हैं। इसमें सिंहासन 32 और प्रेम सागर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रेम सागर तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। मैंने ट्रिक भी आपको बताई है कि जो प्रेम करता है वो लल्लूलाल बन जाता है। प्रेम में पागल हो जाते हैं ना, तो बस वो लल्लूलाल हो जाते हैं, बस इतना याद रखिएगा। लतायफ हिंदी, ब्रजभाषा, व्याकरण, सभा विलास, और ये है माधव विलास, और पूछा जाता है लाल चंद्र का 1818। सारे याद रखें, अच्छी बात है, नहीं तो 2 नहीं भूलने, एक तो लाल चंद्र का 1818 और 1810 में प्रेम सागर। लल्लूलाल की ये 2 रचना नहीं भूलनी है, और 1801 में सिंहासन 32, 3 कर लीजिए, ठीक, काफी है। लल्लूलाल का ब्रजभाषा व्याकरण ही इनकी मौलिक रचना है। मौलिक रचना कौन सी है? ब्रजभाषा व्याकरण। लल्लूलाल कृत राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य की हैं तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य की हैं। लल्लूलाल ने सन 1802 में राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियों का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया। मतलब कुल ज़्यादा तो इन्होंने अनुवाद के काम किए हैं, किसी की प्रेरणा कहीं से ले ली, तो मौलिक नहीं है, मौलिक इनकी बस यही है, ब्रजभाषा व्याकरण, ठीक है। लेकिन इन्होंने उनका गद्य में अनुवाद किया है तो इसलिए फेमस हो गई है ना। पद्य की पुस्तकों का गद्य में अनुवाद कर दिया, कुछ अन्य भाषा की पुस्तकों का अनुवाद कर दिया अपनी भाषा में, तो इस तरीके से प्रसिद्ध हुए। लल्लूलाल की वे रचनाएं जो अन्य लेखकों की रचना का आधार लेकर लिखी गई हैं निम्नलिखित हैं। प्रेम सागर या नागरी दशम, चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के 10वें स्कंद के ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद है, जिसे आप प्रेम सागर कहते हैं। लाल चंद्रिका की टीका बिहारी सस्सई की टीका है। सिंहासन 32 काजिम अली की सहायता से सुंदर दास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतरण है। बेताल 25 शिवदास कृत संस्कृत रचना के सुरती मिश्रकृत ब्रजभाषा अनुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतरण है। लतायफ ए हिंद हिंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। माधव विलास ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू काव्य है। भाषा कायदा ब्रजभाषा व्याकरण है। लल्लूलाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। यामनी भाषा कहते थे, पूछा हुआ प्रश्न हाईलाइट कर लीजिएगा, नोट डाउन करिएगा कि लल्लूलाल जी उर्दू को यामनी भाषा कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। शुक्ल ने लिखा है कि लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है।
शुक्ल ने स्पष्ट कहा है कि सारांश यह है कि लल्लूलाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न कि नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबद्ध विचारधारा के योग्य। लल्लूलाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। लल्लूलाल ने लतायफ ए हिंदी को बजुबान ए रेखता कहा है। सदल, अब ये लल्लूलाल से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाएंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे, एक बार और आप सुन लीजिएगा। सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। सदल मिश्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है नासिकेतोपाख्यान, जिसका दूसरा नाम चंद्रावली भी है। ठीक है, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित्र है। नासिकेतोपाख्यान का नाम चंद्रावली है, जो कि 1803 में सदल मिश्र ने लिखा। रामचरित्र 1806 में लिखा गया और हिंदी पर्शियन वोकेबलरी 1809 में लिखी गई। सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नाचिकेता की कथा को आधार बनकर खड़ी बोली में की है, गद्य में की है। सदल मिश्र ने रामचरित्र की रचना आध्यात्मिक रामायण के आधार पर की है। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। तो श्याम सुंदर दास आलोचक हैं प्रमुख। इंशाअल्लाह खां निवास पहले दिल्ली, बाद में लखनऊ। सदल मिश्र बिहार, जिला आरा, स्थान शाहाबाद गुबड़ीहा। लल्लूलाल आगरा में रहते थे, सदा सुखलाल दिल्ली में रहते थे। ठीक है, हम जैसा कि जानते हैं कि लल्लूलाल ने तो आगरा में एक प्रेस भी खोली थी। हिंदी गद्य के विकास के लिए काफ़ी अच्छा उसने काम किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। महत्व की दृष्टि से शुक्ल ने हिंदी गद्य के लेखकों को ऐसे माना है: सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल और सदल मिश्र। बच्चन सिंह ने सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां और लल्लूलाल। खड़ी बोली के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषताएं: सदा सुखलाल संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा, इंशाअल्लाह खां चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा, लल्लूलाल कृष्णोपासक व्यासों की ब्रज रंजित खड़ी बोली और सदल मिश्र ने पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में मार्की वक्स वेलेजेली ने की। गिलक्राइस्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन वॉर्थविक गिलक्राइस्ट था। गिलक्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की। प्रमुख कृति है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। गिलक्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियां मानते हैं: दरबारी या फारसी, हिंदुस्तानी और हिंदवी। हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। वे इसे दी ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। कलकत्ता स्कूल ऑफ बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 में हुई। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी 1833 में बनी। विलियम कैरे ने बाइबल का हिंदी अनुवाद 1809 में नए धर्म नियम शीर्षक से किया। 1809 में हेनरी मार्टिन ने बाइबल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। महत्वपूर्ण रचना और रचनाकार ये हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ धार्मिक आयोजन बहुत होते हैं, अड़ोस पड़ोस में खूब कथाओं का वाचन होता है। तो अब बस कथा वाचन का समय हो गया। वाचन से मतलब बहुत तेज अभी लाउड स्पीकर बजेगा तो फिर आगे वीडियो नहीं कर पाएंगे। जल्दी मैं प्रतिदिन वीडियो लाकर आपकी इस पुस्तक को पेपर से पहले करवाने का प्रयास करूंगी। आप नियमित बने रहें। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक करें, मित्रों को जोड़ें, शेयर करें, परिवारजनों को जोड़ें, हिंदी बुकशाला के वीडियो शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।